नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम स्कूल में स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 में हिंदी विषय में हम देखें तो पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर हम पहले के वीडियो में 3 भाग देख चुके हैं। इसमें हमने जो श्री प्रकाश द्वारा जो उनके विदेशी मित्र है उसमें 2 मित्र से उनकी बातचीत हो गई है। उसमें उन्होंने बताया कि भारत की उन्नति क्यों नहीं हो रही। अब आज हम देखेंगे इस वीडियो में तीसरे व्यक्ति के बारे में, क्या है तीसरा व्यक्ति, क्या करता है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वह भारत की सेवा कर रही है। तीसरा जो व्यक्ति है वो एक स्त्री है, लेडी स्त्री है। 7-8 वर्षों से यानी 7 से 8 वर्ष से तकरीबन वह भारत को अपना बनाकर, वो विदेशी है लेकिन भारत हमारा देश है, उसको अपना देश बनाकर वह अपने बड़े प्रेम और श्रद्धा यानी विश्वास के साथ, तत्परता, उत्सुकता के साथ वह भारत की, हमारे देश की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। असहयोग आंदोलन उस समय की बात है, असहयोग जब आंदोलन हुआ तब उसमें भी वह हिस्सा ले चुकी है भारत की तरफ से, और वो जेल के कारावास की सजा भी भुगत चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। कई कारणों सर बहुत से कारण हुए, वो असहयोग आंदोलन में रही, यानी भारत के जो लोग हैं हमारे देश के, उनसे उनका निकट का नाता, करीबी रिश्ता या अनुभव उन्हें मिला है। कार्य क्षेत्र यानी अन्य कई कार्य क्षेत्र जो हम कार्य करते काम, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। उनको भी मैंने घेरा यानी मैंने उनको भी पकड़ा और यही सवाल पूछा कि हमारे देश की उन्नति प्रगति क्यों नहीं हो रही। उनका उत्तर था तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। अर्थात वह उनका कहना है कि हम लोग बड़े आलसी हैं। यानी हम देखते हैं कि हम भारत जो गर्म प्रदेश है, मौसमी भवनों का देश, जहाँ पे हम देखते थे आलस हमें कूट कर भरी हुई होती, तो आलस को हमें निकालना है। आलस की चादर को हम निकाल दें तो अच्छी बात है। हम कोई भी कार्य इंसान के लिए वह कठिन नहीं है। ईश्वर में श्रद्धा रख के और लगन से, मन लगा कर कार्य किया जाता है तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमें आलस की चादर को निकाल कर फेंक देना है और हमें अच्छी पढ़ाई करना है। हमारे हर कार्य से हम जो कार्य कर रहे हैं, जो फील्ड में है, वहाँ पे हमें पूरी ईमानदारी, वफादारी, लगन से काम करना है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े आलसी हो, भारत के लोग बड़े आलसी हैं, लेजी। वह लोग श्रम को महत्व नहीं पहचानते, हम श्रम का महत्व नहीं पहचानते। हम देखते हैं अक्सर इंसान को अपनी रोजी की कदर, इज्जत नहीं होती है, और जो इंसान को काम की कदर करनी चाहिए। हम जो इस चीज़ की कदर करेंगे, रोटी है, अगर उसकी इज्जत करेंगे तो रोटी हमारी इज्जत है, वरना खुदा भगवान नाराज़ हो जाएगा तो रोटी भी मिलना मुश्किल है। हम कितने लोगों को देखा है जो करोड़पति होते हैं, आज उनके कुछ लोग ऐसे जो जब उनके पास माल और दौलत होती है तो तकब्बुर, अभिमान में आ जाते हैं। वो ईश्वर के तरफ से दी हुई माल और दौलत की इज्जत नहीं करते, तो वह उनसे ईश्वर रुक जाता है और उनको करोड़पति करोड़पति भी हमने देखे हैं। क्योंकि हमें श्रम का महत्व पहचानना चाहिए। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। तो कहते हैं कि मेहनत करना कि हमने मर भूखों का काम समझ रखा है कि मर भूखे का अर्थ अगर हम देखें तो ज़्यादा भूखा जो भूख से मर रहा है। तो कह रहे हैं कि जैसे मेहनत करना तो हमें ऐसा समझा कि जैसे हम भूखे, तो ये ज़्यादा भूख से परेशान है कि भूखे लोगों उनका काम है मेहनत करना, हमारा ये गलत बात है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। बड़े लोग, अमीर लोग, हम देखते हैं कि अगर किसी का पैसे वाला है, तो लड़का है, इंसान है, युवान है, उसके बाप के पास मालो ज़्यादा है, वो काम के बिना ऐसे ही घूमता रहता है, वो काम नहीं करता, बस कि हमारा तो काम है आराम करना।
हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं ये सब अथक परिश्रम है। हम भूल गए हैं कि जो संसार दुनिया में जो बड़े लोग हुए, चाहे अब्राहम लिंकन हो, महात्मा गांधी जी हो, नेल्सन मंडेला हो, या इंदिरा गांधी हो, या कोई भी हो, हर कोई परिश्रम करके ही बड़ा हुआ है। ऐसे बड़े नहीं हुए, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, या लक्ष्मी मित्तल हो, जो बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी, एक्टर, हर किसी ने परिश्रम किया है। और जो परिश्रम किया है वही सफल हुआ है। जिसने आलसू बनकर बिस्तर पे सोया रहा उसको कभी कामयाबी नहीं आई। जो इंसान आराम करता है तो वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं कर सकता। ये हमें सोचना है। इंसान को मेहनत करना है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? परिश्रम। हम देखते हैं एग्जाम आती है तब हम परिश्रम नहीं करते। हमारे साथी मित्र हो गए तो ये 4-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, हम पूरा दिन घूमते रहते हैं और फिर परीक्षा के तब बोलते हैं, शिक्षक को दोष दिया जाता है, पेपर को दोष देकर पेपर कठिन था। लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि भाई मेरी गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं की। उसका दोस्त का है कि उसने भाई इस तरह नहीं, उसने पढ़ाई की, मेहनत। और ईश्वर इसीलिए किया है कि इंसान मेहनत करता है तो ईश्वर हमें उसके साथ करता है। परिश्रम हमें कार्य करना है, फल देना तो ईश्वर के हाथ में। हमें अपनी तरफ से कभी भी होता ही नहीं, हमें हमारे कार्य करने हैं। कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभशूर तो हम हैं पर हम में लगन नहीं। आरंभशूर, आरंभशूर मुझे कहा जाता है कि हम आरंभ तो बहुत उत्सुकता के साथ करते हैं। और हम देखते हैं हमारे देश में कई काम होते हैं जिसका बड़े धामधूम से ओपनिंग होता है और बाद में वो मध्य में आके और अंत में तो मालूम नहीं पड़ता कहाँ पे चले जाते हैं। और ऐसा ही होता है। हम 9वीं में होते, 10वीं में होते, पढ़ाई करते, हम बड़े लंबे चौड़े मम्मी पापा से बातें करते हैं, शिक्षक होते जब बैठते हैं पति से आएगा इसी तरह। लेकिन काम हम बहुत जोर जोर से करते हैं, ओपनिंग तो हम बहुत शानदार करते हैं, लेकिन उसका अंत बहुत खराब होता है। ये हमें सोचना है, हमें हालात को समझना है, हमें एक स्थिति में चलना है, बैलेंस से। हम चल रहे हैं 50 की स्पीड, 50 की स्पीड को हमें और बढ़ाना है, कम नहीं करना है। इंसान कभी कभी हम देखते हैं रेस होती है जो दौड़, जो मैराथन होती है या 200 मीटर, 100 मीटर, उसमें जो स्पर्धक होता है वो अपनी मोमेंटम वो स्टेबल रखता है, तो एक समान रखता है और वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करता है और लास्ट में अपना पूरा जोर लगाता है, तब उसे जाके सफलता। ये दौड़ता रूल्स है। अगर पहले वो पूरी ताकत लगा देगा तो लास्ट में वो नाकामयाब हो जाता है। इसलिए इस तरह ही हमें जीवन भी हमारी एक दौड़ है, उसमें हमें देख के दौड़ना है। रास्ता कठिन है, जीवन की मंजिल हमें हर किसी को साथ लेके चलना है। यानी हमें आरंभशूर तो रहना है, लेकिन जैसे हम आरंभ करते हैं इसी तरह से उसका अंत भी होना चाहिए। हमें लगन नहीं है, लगन नहीं है, लगन मन लगा के हम काम नहीं करते। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंध या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने के जीतने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। हम देखते हैं कि लोग असफल होते हैं, पैसा नहीं है तो हर किसी के पास जाके वो अपने दुखड़ा सुनाता है, रोता है, लगता है। अगर इतना ही वक्त वो वहाँ बिता रहा है तो इतना काम कर ले तो उसको जो ज़रूरत है वो पैसा उसे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आलस की वजह से वो काम नहीं करते। हम देखते हैं भीख जो मांगते हैं, भिखारी होते हैं, हम देखते हैं अट्टे कट्टे होते हैं, फिर भी वो भीख मांगते हैं, अपनी बेइज्जती होकर लोग उसे गाली देते हैं, अब सबको बोलते फिर भी भीख मांगता है, तो जो आलसी है उसने अपना बस भीख मांगना उसका। और हमारे देश में तो भिखारी भी करोड़ोंपति होते हैं, जब वो मरते हैं तब हमें मालूम पड़ता है उसके जो ठिकाना होता है वहाँ से कितने रुपये निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने आलस की चादर ओढ़ लिया। हमारे देश में मानस इस तरह चल के शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति होना, हर किसी को लिम्बोजी या ओडी या BMW कार से, हर किसी को बड़ा बंगला चाहिए। लेकिन मेहनत का नहीं, मेहनत की बात मत करो, मेहनत हम नहीं। यानी हम ये इस तरह कभी शॉर्टकट रास्ते से जो इंसान कामयाब होता है
कि अधःपतन, उसका पतन बहुत जल्दी होता है। देख सकते हैं आप, यानी जैसे वो उसकी ज़िंदगी वो बुलबुले की तरह है, पानी का बुलबुला, पानी में परपोटो ऐसे पानी में एना जीवવાનું જીવન હોય છે। એટલે ધીમે ધીમે આપણે સફળ થવાનું છે, મહેનત કરવાની છે। क्योंकि अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझें और रोने पीटने से अगर हम बाज आए, उससे परहेज करें और हम काम में दिल लगाएं और मन लगा के जो काम हमें करना है, हमें दिया गया है और जो काम कार्य हम करें उसको पूरे मन के साथ करेंगे तो हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। देश को भी हम उत्थान कर सकेंगे, उसकी प्रगति कर सकेंगे और हम लोग बड़े आलसी हैं। ये राष्ट्र तात्पर्य उनका लेखन का लिखा। उसके बाद चौथा व्यक्ति है एक बड़ी वृद्ध स्त्री कि जो लेखक के चौथे मित्र है, जो बड़ी वृद्ध स्त्री बूढ़ी है, वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, क्योंकि वो संसार में बहुत बड़ी प्रसिद्ध है और मेरे कुल से उनका कनेक्शन है। उनका बड़ा प्रेम था, मेरा कुल है उनसे उनका बड़ा प्रेम है, मुझसे लगाव है। मेरे पितामही तुल्य थी, तो मेरे पितामही तुल्य है कि जो बात की गई है कि वो मेरे पितामही हैं तुल्य। लेखक है तो यहाँ पे बात की गई है कि वो मेरे पितामही तुल्य है, कि मैं उनको पिता, माता पिता के तुल्य बराबर मानता हूँ। उनको भी मैंने तंग किया है, हैरान किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विभिन्न सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। मैंने उनको भी पकड़ा और कहा कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही। उन्होंने बताया थोड़े शब्दों में, और बड़े जो इंसान होते हैं विद्वान और अनुभवी, वो लोग बहुत कम बोलते हैं और उसमें ही हमें इशारा कर दिया। तो थोड़े में उनका यह उत्तर था कि आप उदार नहीं है। उदार नहीं, हम उदार नहीं है। उदारता यानी उदार होने का भाव, उदार। तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। उन्होंने विस्तार से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और कहा कि भारत देश जो है हमारा, वहाँ पे लोग दूसरे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाते। और हम देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन होता है, और कोई ने तरक्की कर ली तो उसके पैर को खींच के, टांग को खींच के पार देते हैं, नीचे गिराते हैं कि नहीं तुम कहाँ तरक्की करो। तो हमें तरक्की से, हमें ईर्षा है, ईर्षा को हमारे मन से हमें निकालना है। जो जिसके नसीब में होगा, खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको मिलना है, लेकिन उसे उसको जो नसीब है, उसका जो ताला है, उसकी चाबी है हमारे पास, ईश्वर ने दिए परिश्रम। परिश्रम की चाबी हम घुमाएंगे तो हमारे नसीब के दरवाजे खुलेंगे और हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम परिश्रम की चाबी नहीं घुमाते और दूसरों को दोष देते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है उसको हम गिराने की बात करते हैं, तो गलत बात है। इसलिए हम उदार नहीं है, किसी को हम आगे नहीं बढ़ने देते। अगर मैं काम नहीं कर रहा, मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, तो मेरे बाजू पड़ोसी भी गरीब है, गलत बात है। आप अपनी गलतियों की वजह से नहीं कर रहे। स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। स्वयं को, हर किसी को ऐसा होता है कि वो ही लीडर बने, किसी और जो अगर उसके अंदर गुण है, वो सब है, तो उसको आगे नहीं आने देते। स्वयं खुद को ही आगे रखना चाहते हैं और एक अक्तु शासन से कहा जाएगा, इस तरह से वो करते हैं। तो ये गलत बात है। जो कैपेबल है, जो उसके लायक है, उसे हमें आगे लाना चाहिए और हमारे देश में यही हो रहा है। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता, गुणी जो गुणवान है, कैपेबल है, उनको हम उनकी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। अवसर, मौका यानी उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्ध की बातें ठीक थी। हम देखते हैं कि जो कारीगर होता है, किसी चीज़ में माहिर होता है, वो अपना जो कौशल होता है वो दूसरे युवाओं को नहीं सिखाते और वो अपने साथ ही लेकर कब्रों में या शमशान में वो राख में मिल जाते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो कला है उसको नौजवानों को देना चाहिए, उसको
उसको सिखलाना चाहिए कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कितने कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए, कितने कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपने विद्या साथ लेकर मर गए। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। कि कितने बड़े बड़े लोग थे जो विद्वान थे, अपनी विद्या अपने साथ लेके ही मर गए, किसी को सिखाया ही नहीं उन्होंने, बस उनके करीबी, उनके तक ही वो सीमित रखा, लेकिन अपने शिष्य को या किसी और को सिखाया नहीं और अपने साथ लेके ही इस दुनिया से वो चल बसे। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार और औषधियाँ यानी दवाइयाँ भी आदि लुप्त हो गई, गायब हो गई। वो उनके साथ ही वैज्ञानिक आविष्कार लेके चले गए, वैद्य अपने साथ वो जो दवाइयाँ थी उसके वो भी अपने साथ लेके चले गए। पेशों में इतनी प्रतियोगिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। पेशो यानी एक स्थान, हर किसी को अपना स्थान की बड़ी है। कुर्सी तो हर किसी को मोह होता है, जो 4 भाई की कुर्सी है उसका हर किसी को मोह है कि बस मैं ही बैठूँ, कोई और बैठना नहीं चाहिए। तो बूढ़ा होगा तब भी कहीं नहीं मैं ही बैठूँगा, उसकी तबीयत नासार है भी नहीं मैं ही इधर रहूँगा। तो ये हर किसी को मोह, वो पेशो यानी पेशों वालों का स्थान जो होता है, मुद्दा जिसे कहा जाएगा। प्रतिद्वंदिता यानी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, एक दूसरे की स्पर्धा में उतर गए और कोई बड़ा छोटा काम नहीं सिखलाते, एक दूसरे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कि सार्वजनिक जीवन में अगर हम देखें तो चित्त यानी मन व्याकुल यानी विकल हो जाता है कि कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और इसीलिए कई कंपनियों में, कई बड़ी बड़ी संस्थानों में और कई सामाजिक संस्थाओं में इसी कारण वहाँ पे असमंजस की स्थिति रहती है। इसी कारण उस संस्था का काम बिगड़ता है और वो तरक्की नहीं करते, इसलिए हमारे देश को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जो चारों मित्रों की बात हमने सुनी कि पहले ने कहा जो ईसाई बातें उनका मंतव्य है कि हमारे काम से गर्व नहीं है। दूसरों का कहना था कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते जो बात की गई है। और तीसरों ने कहा कि हम श्रम को महत्व नहीं देते। और चौथे तीसरे ने बात की कि आलस की बात की। और बात करें तो जो चौथा इंसान है उन्होंने कहा कि हम उदार नहीं हैं। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर, तफसील यानी विवरण, तफसील समझकर उसमें दत्तचित्त का अर्थ होगा किसी काम में खूब मन लगाना, होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं ना कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को ना सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। कि हम हमारे काम में इतने लगन से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा काम है उसे ओनर को, उस काम को हम दूसरों को ना सिखाकर हम खुद अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। चारों मित्रों ने हमारे एक दोष जो गलतियाँ है उसको हमें अंश, उसका हिस्सा बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। उन सबको मैंने मिलाया और उत्तर उसका पूर्ण किया। यदि और भी सूत्र व सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। अगर और कोई जानना चाहता है तो मेरी तरफ से ये कहना है कि हम हमारे नागरिक के प्रति जो हमारा कर्तव्य है और अधिकार है उसको हम भूल गए। हमारी मूलभूत फर्ज है और अधिकार उसको हम भूल गए। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण उनसे कोई लाभ नहीं उठाता। बड़े बड़े नेता हो गए फिर भी हम साधारण जन, सामान्य इंसान उससे लाभ नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की तीसरी समझते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि उनके बड़े बड़े नारे हम पुकारते हैं मूर्तियाँ बनाकर, और इसी में भी हम हमारी भलाई समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, उनका आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही है। संसार वेग से चल रहा है, वेग यानी गति, वेग से चल रहा है, वेग से चला जा रहा है। हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहता। सामने दुनिया पूरी
तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तटस्थ हैं, ना इधर ना उधर के। तटस्थ उसे कहा जाता है, ना किसी का पक्ष लेने वाला, तटस्थ। और दुनिया तेज गति से चल रही है और हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन हम खुद कुछ काम करना नहीं चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। कि व्याख्यान देने में, भाषण देने में हमारी देशभक्ति पुरवार नहीं होती। अगर देश के प्रति हमें सच्चा मोहब्बत है, प्रेम है, तो हमें काम करना है। हमारा जो काम है, कार्य क्षेत्र है, उसमें हमें पूरी ईमानदारी, लगन, वफादारी के साथ हमें कार्य करना है और दूसरों को आगे लाना है। तभी हम हमारी देशभक्ति पुरवार कर सकते। लंबे चौड़े भाषण देकर हम हमारी देशभक्ति पुरवार नहीं कर सकते। बातें करने से बेहतर है कि हम कार्य करें, और कार्य से ही इंसान महान बनता है, बातों से नहीं बनता। लंबे चौड़े भाषण करने से कोई फायदा नहीं है, हमें कार्य करना है, तभी हम सच्चे देशभक्त कहला सकते हैं। यदि हम यह अनुभव, और बहुत से बड़े लोग हैं जो हम इस नाम से प्रसिद्ध किए गए, यदि भी हमारा कार्यक्रम संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। हम चाहे कोई भी इंसान हो, उसका हमें ध्यान रखना है। हमें पूरी वफादारी के साथ हमारा जो कार्य, चाहे हम धोबी हो, दर्जी हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, हमें हमारा काम करना है वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और एक एक अंग में उसके प्रति हमें जान आ जाएगी। और जीवन को हमें, समग्र जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को हमें संगठित करना है, एक करना है, और देश और मनुष्य समाज को हमें संगठित करना है। और स्वतः संगठित हो जाएंगे, हम पूरे देश को एक कर लेंगे, हम खुद भी संगठित हो जाएंगे, और देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है जो देश को वफादार रहे, निष्ठा से अपना काम, लगन से काम करे, तो हम कामयाब होंगे। नमस्कार विद्यार्थी।